हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 26। अभी नैना के बगल में बैठा उसे देख रहा था। अभी को अपनी ओर देखते पाकर नैना ने कहा, क्या अनुराग वापस घर आया था? नैना के मुंह से अनुराग का नाम सुनकर अभी फिर उलझन में पड़ गया। वह नैना को अनुराग की मौत के बारे में बताकर उसे परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए कहा नहीं, और निभी ने भी उसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। नैना ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ। वैसे भी वो निभी के लायक नहीं था, पर निभी अपनी शादी को लेकर कितना एक्साइटेड थी। मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई। निभी मुझसे नाराज होगी ना? नैना को उदास होते देखकर अभी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है नैना। बच्चा अगर किसी खिलौने के लिए जिद करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलौना उसके लिए सही है। धीरे धीरे निभी को भी ये बात समझ आ जाएगी। तुमने जो किया इसलिए किया था कि निभी की जिंदगी बर्बाद ना हो। तुम अनुराग को भूल जाओ, उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। हाँ शायद। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे घर जाना है, नैना ने कहा। विहान ने कहा है कल तुम्हें घर जाने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अभी कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? नैना ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन कुछ नहीं, फिलहाल तुम इतनी ज्यादा बातें मत करो और आराम करो, अभी ने नैना के बालों को सही करते हुए कहा। तुम बिल्कुल डेढ़ की तरह पेश आ रहे हो, नैना ने चेहरा घुमाते हुए कहा तो अभी मुस्कुरा उठा। अगले ही पलों से याद आया कि वह नैना की मम्मी पापा को वो नैना के बारे में बताना भूल ही गया। तो उसने नैना से कहा, तुम आराम करो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। नैना को आराम करने का कहकर अभी आईसीयू से बाहर आया और नैना के पापा को फोन लगाने लगा। नेटवर्क ना होने की वजह से फोन नहीं लग पाया। अभी ने जैसे ही फोन को जेब में रखना चाहा, उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और अभी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। अभी ने जल्दी से फोन काटा और विहान के चैम्बर की तरफ आया। उसने दरवाजा खोला और बाहर से कहा, विहान मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। नैना का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ? ओह गॉड, आखिर ये लड़का इतनी जल्दी में क्यों रहता है? विहान ने पीछे से कहा। अभी ने उसकी बात पूरी भी नहीं सुनी और वहां से चला गया। अभी हॉस्पिटल से बाहर आया। उसने सामने से आते ऑटो को रोका और पुलिस स्टेशन चलने को कहा। दरअसल अभी के पास फोन थाने से आया था, चौधरी साहब को लेकर। किसी अनहोनी के डर से अभी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने ऑटो वाले से ऑटो जल्दी चलाने को कहा। कुछ देर बाद ऑटो पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुका। अभी नीचे उतरा और ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर आया। अंदर आकर उसने कांस्टेबल से अपने पापा के बारे में पूछा तो कांस्टेबल ने सीनियर इंस्पेक्टर के कैबिन की तरफ इशारा कर दिया और अपने काम में लग गया। अभी कैबिन में आया और देखा चौधरी साहब अंदर थे और इंस्पेक्टर उनसे सवाल जवाब कर रहा था। अभी को वहां देखकर इंस्पेक्टर ने कहा, तुम कौन हो? सर, मेरा नाम अभी चौधरी है और ये मेरे डैड हैं। आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अभी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मिस्टर अभी, आज सुबह रोड एक्सीडेंट में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है जिसका नाम अनुराग मित्तल है। देखने में वो एक्सीडेंट केस लगता है क्योंकि अनुराग ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और रोड क्रॉस करते वक्त ये हादसा हुआ। लेकिन अनुराग के पिता का कहना है कि ये हादसा नहीं है, बल्कि मिस्टर चौधरी ने उसे मारा है, क्योंकि बीती रात अनुराग आपके घर मौजूद था और उसका वहां आपके पिता से झगड़ा हुआ जिसमें उन्होंने अनुराग को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए पहला शक इन पर जाता है। इंस्पेक्टर ने अभी से कहा। मैंने उसे नहीं मारा है इंस्पेक्टर, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? चौधरी साहब ने कहा। सर, मैं जानता हूं आप इस शहर में जाने माने बिजनेसमैन हैं। इस शहर में आपकी बहुत इज्जत है, लेकिन अनुराग के पिता ने आपके खिलाफ एफआईआर करवाई है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। जब तक अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। आप प्लीज, आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। इंस्पेक्टर ने बहुत ही विनम्रता से कहा। डैड, मैं बात करता हूँ।
अभी ने अपने पापा से कहा और फिर इंस्पेक्टर की तरफ पलट कर कहा, सर, मैं मानता हूं कल रात अनुराग मित्तल हमारे साथ हमारे घर पर था और उसका झगड़ा भी हुआ था। दरअसल अनुराग मित्तल एक नंबर का फ्रॉड है सर। उसने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे कोर्ट मैरिज कर ली और उसके साथ घर चला आया। डैड कल उन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन सही वक्त पर उसके डैड वहां पहुंच गए और उन्होंने बताया कि अनुराग पहले से शादीशुदा है। उसका सच सामने आने के बाद डैड ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वो कहाँ गया हम में से किसी को नहीं पता। कल रात से डैड मेरे साथ थे, ये तो आज सुबह ही घर आए हैं, फिर अनुराग को वो कैसे मार सकते हैं? अभी की बात सुनकर इंस्पेक्टर उलझन में पड़ गया, लेकिन वह अनुराग के पापा की कंप्लेंट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अभी के पास आकर कहा, हॉस्पिटल क्यों? मेरी वाइफ नैना सर, अनुराग के जाने के कुछ देर बाद ही उसे अटैक आया था, इसलिए हम सब उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। अभी ने कहा, मिस्टर अवी, अगर ये सच है तो डोंट वरी, पुलिस इसमें आपकी पूरी मदद करेगी, लेकिन इन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। तब तक आप अपने वकील से बात कीजिए और इनकी जमानत की पेपर तैयार करवा लीजिए। अवी ने सुना तो उसका चेहरा मायूसी से उतर गया। एक तरफ नैना हॉस्पिटल में थी और यहाँ उसके डैड पुलिस स्टेशन। अवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर चौधरी साहब ने कहा, परेशान मत हो अवी, इंस्पेक्टर जो कह रहा है वो करो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर किस बात की चिंता? तुम जाओ और जाकर वकील अंकल से मिलो। चौधरी साहब की बात सुनकर अवी ने हामी में सर हिलाया और वहां से चला गया। अवी पुलिस स्टेशन से बाहर आया। सामने ही चाय की दुकान थी। अवी वहां चला आया। वह वहां पड़ी पत्थर की बेंच पर आ बैठा और बोतल पानी देने को कहा। लड़के ने बोतल अवी की तरफ बढ़ा दी। अवी ने अपना मुंह धोया और कुछ पानी पीकर बोतल को साइड में रख दिया। उसने लड़के को एक चाय देने को कहा। लड़के ने चाय का कप अवी की तरफ थमा दिया। अवी ने कप रखा और चाय पीने लगा। कॉफी पीने वाला अवी आज चाय पी रहा था। चाय के एक घूंट के बाद ही उसे भूख का एहसास हुआ। सुबह के 11 बज रहे थे और कल शाम से ही अवी ने कुछ नहीं खाया था। उसने पलटकर दुकान वाले को देखा और उसे डिब्बे में रखा बिस्किट देने को कहा। लड़के ने बिस्किट अवी की तरफ बढ़ा दिया। अवी ने उसे लिया और चाय के साथ खाने लगा तो सहसा ही नैना की कही बात उसके जहन में आई। पड़ोसी, तुम क्या ये कॉफी के पीछे भागते रहते हो? कभी शाम में चाय के कप के साथ ठहर कर देखो तो सुकून क्या होता है समझ आएगा। उस पर डिब्बे में रखा वो सस्ते से भी सस्ता बिस्किट चाय के साथ ऐसा घुलेगा जैसे किसी आशिक की रगों में मोहब्बत घुलती है। मैं शर्त लगा सकती हूँ वो टेस्ट तुम कभी नहीं भूल पाओगे। भैया और बिस्किट दूं? लड़के की आवाज से अवी की तंत्रा टूटी। नहीं, कितना हुआ? अवी ने पूछा। 35 रुपए भैया, लड़के ने कहा। अवी ने 50 रुपए का एक नोट निकाला और लड़के को देकर कहा, बाकी के रख लेना। अवी को उदास देखकर लड़के ने कहा, भैया चिंता मत कीजिए, महादेव सब सही कर देंगे। थैंक्स, कहकर अवी वहां से चला गया। निभी, चुप हो जाओ बेटा, ऐसे रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, सौंदर्या ने कहा। ये सब क्यों हुआ मम्मा? अनुराग ने मेरे साथ गलत किया, मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था मम्मा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, निभी ने रोते हुए कहा। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है निभी। अनुराग के साथ जो हुआ वो उसकी नियति थी। तुम्हें उसके लिए खुद को गलत समझने की जरूरत नहीं है बेटा, सौंदर्या ने निभी को अपने सीने से लगाते हुए कहा। आंटी, पानी। शीतल ने कमरे में आकर पानी का ग्लास सौंदर्या की तरफ बढ़ा दिया। सौंदर्या ने पानी का ग्लास लिया और निभी की तरफ बढ़ाकर कहा, पानी पियो। निभी ने एक घूंट पानी पिया और ग्लास साइड में रख दिया। निभी को रोते देखकर शीतल को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसके बगल में आकर बैठी और प्यार से उसे समझाते हुए कहा, निभी संभालो खुद को। कैसे संभालू शीतल दी? मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और मैंने अनुराग को खो दिया। उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके लिए मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स तो सच थी ना। मैं कैसे संभालू खुद को? मैंने अपना पति खोया है, मुझे अनुराग के पास जाना है, मुझे उसे देखना है। कहते हुए निभी जैसे ही जाने के लिए उठी, सौंदर्या ने उसे जाने से रोकते हुए कहा, होश पे आओ निभी,
अनुराग तुम्हारा पति नहीं है, उसने तुम्हारे साथ सिर्फ एक मजाक किया है। वो मेरा पति है मम्मा, मुझे उससे आखिरी बार मिलने दीजिए मम्मा, मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। कहते हुए निधि रो पड़ी और उसे इस हाल में देखकर सौंदर्या की आंखों में भी आंसू भर आए। शीतल ने देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने निधि को संभाला और साइड में लाकर समझाने लगी। सौंदर्या कमरे से बाहर आई और चौधरी साहब को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। चौधरी साहब को घर से गए काफी टाइम हो गया था। सौंदर्या ने अवि को फोन लगाया। अवि ने जब उन्हें चौधरी साहब के पुलिस स्टेशन में होने की बात बताई तो सौंदर्या का दिल बैठ गया। उन्होंने घबराते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है अवि? अनुराग के डैड तो धोखे के बारे में जानते थे ना, फिर उन्होंने ये क्यों कहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ निधि का रो रो कर बुरा हाल है, वहां नैना हॉस्पिटल में अकेली है, और अब तुम्हारे डैड। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मौमा परेशान मत होइए, मैं वकील अंकल के पास ही जा रहा हूँ डैड की जमानत के लिए। आप निधि को संभालिए, नैना के साथ विहान है, अभी ने कहा। सौंदर्या ने कहा और फोन काट दिया। वे हॉल में रखे सोफे पर आ बैठी और अपना सर पकड़ लिया। सार्थक ने सौंदर्या को ऐसे देखा तो उसके पास आया और कहा, आंटी आप ठीक हो ना? सौंदर्या ने सार्थक की तरफ देखा और कहा, कुछ ठीक नहीं है बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सार्थक सौंदर्या के बगल में आ बैठा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनुराग के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसे पता था? फिलहाल हमें निधि और नैना के बारे में सोचने की जरूरत है। नैना जिन हालातों से लड़ रही है उसे अनुराग के बारे में बिल्कुल पता ना चले, और निधि उसे आप सबको मिलकर इस दुख से बाहर निकालना होगा। तुम सही कह रहे हो सार्थक, लेकिन अवि के पापा, पुलिस ने उन्हें अनुराग की मौत का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है, सौंदर्या ने मायूसी से कहा। सार्थक ने सुना तो उसे एक झटका लगा और उसने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? और ये कब हुआ? आज सुबह हॉस्पिटल से घर आने के बाद पुलिस घर आई थी और अवि के पापा को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई, और कुछ देर पहले अवि ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में है, अभी वकील के पास गया है। सौंदर्या ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर अंकल से मिलता हूँ, हो सकता है पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हुई हो, सार्थक ने कहा। सार्थक सौंदर्या से आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही उसका फोन बजा। सार्थक ने जेब से अपना फोन निकाला और देखा, स्क्रीन पर उसकी मम्मी का नंबर था। उसने फोन उठाते हुए कहा, हेलो, हाँ मम्मी। सार्थक, तुम और शीतल घर से बाहर क्या गए? एक फोन तक नहीं किया ना, तुम दोनों ने मुझे मनाली की फोटोज भेजी, हो कहाँ तुम? दूसरी तरफ से सार्थक की मम्मी ने पूछा, सॉरी मम्मी, हम लोग घूमने में भूल गए, मनाली में इस वक्त बहुत बर्फ पड़ रही है ना, इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। आप कैसी हैं? सार्थक ने पूछा। अरे मजाक कर रही हूँ, तुम दोनों इतने दिन बाद घर आए हो, खुलकर एंजॉय करो। मैं ठीक हूँ और पापा भी ठीक हैं, मिसेस शर्मा ने कहा। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, सार्थक ने कहा। हाँ कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, और शीतल का भी, कहकर मिसेस शर्मा ने फोन काट दिया। सार्थक को परेशान देखकर सौंदर्या ने कहा, सार्थक तुमने अपनी मम्मी से झूठ क्यों कहा? तुम और शीतल तो यहाँ हो। सार्थक ने सौंदर्या को देखा और कहा, उन्हें नहीं पता हम चंडीगढ़ में हैं। शीतल का नैना से मिलने का बहुत मन था, इसलिए मैं मनाली जाने के बाद इसे यहाँ ले आया। कल शीतल से मिलने के बाद नैना के चेहरे पर जो खुशी थी वो मनाली जाने की खुशी से ज्यादा थी। सौंदर्या ने महसूस किया कि नैना की असली दौलत उसके दोस्त ही थे, जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 26। इसका अगला भाग अब आप सुनेंगे होली के बाद, क्योंकि त्योहार है तो आपको भी मनाने का हक है और मुझे भी। तो मिलते हैं मंडे से फिर इस कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।